नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के दौरान बवाल के बाद आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और उनके सहयोगी जज जस्टिस आलोक मेहरा की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए फिलहाल दोबारा चुनाव कराने की जनहित याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस समय हम केवल चुनाव के दिन हुई घटना से जुड़े मामले में सुनवाई कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैनीताल केवल पर्यटक शहर नहीं बल्कि यहाँ हाईकोर्ट भी है। वहीं एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने वायरल वीडियो का बचाव भी किया, जिस पर हाईकोर्ट ने नैनीताल एसएसपी को जमकर फटकारा। कोर्ट ने एसएसपी से पूछा कि तुम्हारी पुलिस फोर्स कहाँ थी जब ये सब कुछ हो रहा था, शहर में हिस्ट्री शीटर कहाँ रहे थे। कोर्ट ने एसएसपी से कहा कि जबरदस्ती अपराधियों का बचाव किया जा रहा है। वहीं एसएसपी ने कोर्ट में अपराधियों को 24 घंटे के भीतर पकड़ने की बात कही है। कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि सरकार को कहे कि एसएसपी का ट्रांसफर कर दे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, नैनीताल चुनाव मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, ऐसे में हाईकोर्ट ने क्या कुछ अपना फैसला सुनाया है? देखिए शिखा, आपको बताएं जिस तरीके से पंचायत चुनाव चले थे। 14 तारीख को मतदान होना था, जिसमें कि हम बात करें 7 जनपदों के अंतर्गत ये मतदान हुआ था, जिसमें कि हम बात करें देहरादून हो या अन्य जनपद हो, रुद्रप्रयाग हो या अन्य जनपद हो, वहाँ पे मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वहाँ पे जिला अध्यक्ष जो पंचायत जो सदस्य के जो जिला अध्यक्ष बनते हैं वो बने हुए थे। लेकिन जिस तरीके से नैनीताल की जो बात है, वहाँ पर जिस तरह से ये पूरी तरीके से राजनीति की जो देखने को मिला, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उन दोनों की तरफ से ये एक दूसरे वार पलटवार किया गया। कांग्रेस का ये कहना था कि उनके जो 5 जो जिला पंचायत सदस्य थे उनको अगवा कर लिया गया, यानी उनका अपहरण कर लिया गया। उसके सापेक्ष अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके पश्चात जो है इसका पूरे मामले को लेकर निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को लेकर अपने सीलबंद लिफाफे में जो जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा हल्द्वार नैनीताल का, इसको लेकर आज फैसला होना, जिसपे आज अगर हम बात करें आज को लेकर अपडेट ही है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है और संबंधित जो एसएसपी हैं, बात करें नैनीताल के मीणा, उनको ये कहा गया है कि आप क्यों इस तरीके की लापरवाही क्यों हुई है, किस तरह से लापरवाही बरती गई है, और इस चीज को लेकर उनकी तरफ से जो संबंधित शासन को पत्र भी लिखा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि आप क्यों इनका ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाहे अगर अपहरण का मामला हो या फिर अन्य चीजों का मामला हो, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से जो 5 जो जिला पंचायत सदस्य जो कांग्रेस के अपहरण हुए थे, हालांकि उस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एफआईआर की, दोनों ने क्रॉस एफआईआर की दर्ज की है। लेकिन जब परसों हम बात करें तो बीते दिनों ये वीडियो सामने आया कि जब 5 जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका कहना यह था कि वो अपनी मर्जी से घूमने गए हैं, लेकिन पूरी तरह से राजनीति पूरे मामले में गरमा चुकी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब देर शाम तक क्या फैसला हाईकोर्ट पूरे मामले में सुनवाता है, इसके ऊपर सारी लोगों की नजर टिकी हुई है। जी अमित, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह ने कहा कि जब मैं सच बोलता हूं तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है। गैरसैंण में सत्र कराना उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा करना होता है। पक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जाता है कि कब कहां से भागा जाए। उन्होंने सत्र में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए। हरक सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीना है। उनका इतिहास पूरा उत्तराखंड की जनता जानती है। वे सुबह कुछ कहते हैं और रात को क्या कहते हैं। बीजेपी विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह रावत भागते भागते खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको नहीं मिल रहा है। चीज में मतलब कई बार जब मैं सच बोलता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है, ये मजाक होता है। देखिए, मैं जब खुद भी मंत्री था, चाहे भाजपा सरकार में मंत्री था, चाहे कांग्रेस सरकार में मंत्री था, ये धोखा होता है उत्तराखंड के लोगों के साथ।
जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है कि स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। जहाँ तक हरक सिंह जी का प्रश्न है, तो वो उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीने हैं। एक रात में वो कुछ कहते हैं, दूसरी सुबह वो कुछ कहते हैं। क्या उनका इतिहास रहा, सारा उत्तराखंड जानता है। और इतनी तेजी से वो भागते हैं कि भागते भागते वो खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद की स्थापना जैसे दूरदर्शी कदम उठाकर राज्य के विकास और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय योगदान दिया है। उनके नेतृत्व क्षमता और समुदाय के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण ने उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। सीएम धामी का ये प्रयास जो अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक संरक्षण का एक प्रेरणादायक उदाहरण भी है। ये परिषद अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उत्तराखंड राज्य बोर्ड की शिक्षा के साथ साथ उनकी पारंपरिक धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का अनूठा मंच प्रदान करेगी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और अन्य अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम के माध्यम से मुख्य धारा की शिक्षा प्राप्त कर सके। उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र ही नहीं है, साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने राज्य के अंदर जितनी भी पहल की है अब तक वो मानव कल्याण के लिए और उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए है। और ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक प्राधिकरण का फैसला बहुत स्वागत योग्य है और इससे आने वाले समय में सारे समुदायों को बहुत फायदा होगा और विशेषकर मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उन्हें मिलेगी। लोहाघाट के राजकीय महाविद्यालय परिसर में 4 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से महिला छात्रावास का निर्माण कार्य करवाया गया, जिसमें 50 छात्रों के रहने की क्षमता है, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद अभी तक इसका लाभ महाविद्यालय में दूर दूर क्षेत्र से शिक्षा ग्रहण करने आने वाली छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। छात्रावास का निर्माण उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की ओर से किया गया। वर्तमान में छात्रों को इसका लाभ न मिलने से छात्रावास सफेद हाथी बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से सरकार की ओर से महिला छात्रावास का निर्माण कराया गया ताकि दूर दराज आने वाले छात्रों को महाविद्यालय परिसर में यह आवश्यक सुविधा मिल पाए, लेकिन अभी तक छात्राओं को छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पाई। लोगों ने महाविद्यालय प्रबंधन से छात्रावास को जल्द सुचारू करने की मांग की है। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने कहा कि अभी छात्रावास में कुछ कार्य होने बाकी है। निर्माणदायी संस्था को इसके बारे में बोला गया है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं किया गया। अप्रैल में इसे हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन उच्च अधिकारियों की ओर से कहा गया हमारी टीम आकर छात्रावास का एक बार निरीक्षण करेंगी, उसके बाद छात्रावास को सुचारू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भेज दी गई है, लेकिन अभी तक निरीक्षण के लिए नहीं पहुंची। हमारी पूरी कोशिश है इसको संचालित किया है, किंतु इसका संचालित करते करते एप्लीकेशंस मांगने को थे बच्चों से, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड भी हैं। अचानक से मेरे पास एक लेटर पहुंचता है जिसमें यह है कि इसकी जांच कराई जाएगी। कहाँ से आया था? एक बैठक हुई थी सचिव सर की, और उस सचिव सर की बैठक में ये कहा गया था कि इसकी जांच होगी। पहले तो वो CBRI की बात करने लगे, तो हमने CBRI को भी लेटर लिख दिया था। उन्होंने एक व्यक्ति का, एक इंजीनियर का नाम नामित करके भी भेजा हमें। आपको बता दें कि लोहाघाट कॉलेज में दूर दराज से छात्र आने वाले लाभ छात्रावास का निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हो पाया।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, करीब 4 करोड़ की लागत से लोहाघाट कॉलेज में महिला छात्रावास का निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन क्या वजह है कि इसका संचालन अभी तक नहीं हो पाया? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, तो वहाँ जो दूर दूर क्षेत्रों से जो छात्राएं महाविद्यालय में पढ़ने आती, तो उनके लिए आवासीय सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत लगभग 50 छात्राओं के रहने के लिए 4 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से छात्रावास का निर्माण करवाया गया था। लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद भी अभी तक छात्रावास का लाभ जो छात्राएं आ रही हैं दूर दूर क्षेत्रों से, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जिस पर जो छात्राएं हैं उनका कहना है कि हमें जो है रहने की जो हॉस्टल में सुविधा दी जाए। तो जब जो है छात्रावास में उन्हें सुविधा नहीं मिल रही, तो इस कारण क्षेत्रीय जो लोग हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द छात्रावास को संचालित किया जाए, ताकि जो है जो दूर दराज से छात्राएं आते हैं उनको इस हॉस्टल का जो लाभ मिल पाए। जी लक्ष्मण, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा के शिखकर गांव और भगवानपुर चंदनपुर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंगलौर उपचुनाव के दौरान वोट देने वाले लोगों का धन्यवाद किया और दोनों गांवों को 5-5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए देने का वादा किया। वहीं कार्यक्रम में उन्होंने शिखकर गांव के बसपा कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराया। साथ ही उन्होंने इस बार भारी मतों से 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा विधायक से ज्यादा विकास कार्य कराने के लिए सक्षम है। देखिए, ऐसा है, मेरी सरकार है, मेरी सरकार रहेगी और मैं अब भी तुम्हारा हूँ, जनता के बीच में हूँ और जब तक जीता हूँ, क्योंकि मरना जीना अपने हाथ में नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जिस धरती पे हूँ, जब तक मैं इनका हूँ, इनके लिए काम करता रहूँगा और हमेशा इनके बीच में आता रहूँगा। मेरी तरफ से तो तैयारी है, क्योंकि मैंने रहना यहीं है और मैंने कहीं जाना नहीं है। बाकी पार्टी की मर्जी है, हो सकता है वो बिगर विधायक के मुझसे कोई काम कराना चाहे तो वो अलग बात है। बाकी मैं अगर यहाँ से मेरी जिम्मेवारी लगी तो लंढौरा से सीधा मंगलौर जाएगा रास्ता। वो मोदी जी का और धामी जी का ये असर है कि देश में अगर कुछ आगे बढ़ना है, 36 बिरादरी हर धर्म को आगे बढ़ना है, तो मोदी जी को और धामी जी को आगे करना पड़ेगा। क्योंकि जब यहाँ से विधायक जीतेंगे, एमपी जीतेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। चमोली के बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान की नीतियों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं सोमवार को श्री बद्री संयुक्त संघर्ष समिति के समर्थन में बाजार बंद किया गया। इसके अलावा धरने पर बैठने से पहले आंदोलनकारियों ने मुंडन भी करवाया। उनका कहना है कि मुंडन प्रदेश सरकार और प्राधिकरण की नीतियों को समर्पित है। साथ ही समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि 3 दिनों के क्रमिक अनशन के बाद दूसरी रणनीति पर काम होगा। बता दें कि कई मांगों को लेकर सड़कों पर स्थानीय लोगों, होटल कारोबारियों, व्यापारियों और पंडा समाज का जनसैलाब उतरा। दिनों से हम लोग विरोध रैली के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा है और पूरी कोर कमेटी और संघर्ष समिति को ये महसूस हुआ कि शायद सरकार के जो कान में जू नहीं रेंग रही है। तो आज हम लोगों ने ये सोचा है कि पहले अभी सरकार को चेताने के लिए मात्र 2 घंटे का हम लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है, 11 से 1 का, और साथ में हमारे 3 क्रांतिकारी साथियों ने आज अपना मुंडन किया है सरकार के विरुद्ध। ये सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके विरुद्ध यहाँ पे मुंडन हो रहा है बद्रीनाथ भू बैकुंठ में। तो सरकार को तो मुझे लगता है यहीं पे चेत जाना चाहिए। उसके विरोध स्वरूप आज हम लोगों ने धरना शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे 6 साथी आज धरने पे बैठे हैं और ये क्रम अब निरंतर चलता रहेगा। यदि अभी भी सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि हम लोग जो ये धरना हो रहा है इसको हम कर्मिक में बदल दें और कर्मिक को हम आमरण और आमरण के बाद हम इस आंदोलन को और उग्रता की तरफ ले जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हो रहा है, आज क्रमिक अनशन के दौरान आंदोलनकारियों ने मुंडन भी करवाया, ऐसे में क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, जो ये जन आंदोलन चल रहा है बद्रीपुरी में, ये दरअसल पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ माणा के बीच में जितने भी स्थानीय लोग यहाँ पे कारोबार करते हैं, होटल कारोबारी स्थानीय कारोबार करते हैं, और साथ ही पंडा समाज के साथ जितने भी व्यापारी हैं
इन सब का एक संयुक्त आंदोलन है और ये आंदोलन जो है प्राधिकरण की जो नीतियां हैं वो उसके खिलाफ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राधिकरण की बात की जाए तो इसके हिसाब से अगर जो स्थानीय लोग अपना आजीविका के लिए कुछ रोजगार करता है, भवन बनाता है और साथ ही अन्य जो होटल वगैरह खोलता है तो उसके लिए भी जो है इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो लिहाजा इनकी जो 14 सूत्रीय मांग है इसको लेकर के 14वें दिन में इनका आंदोलन आज जा चुका है और इसी क्रम में आज से जो है इन्होंने यहाँ पे क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया। आज 6 लोग जो है अभी अनशन पे बैठे हैं, 24 घंटे का इनका अनशन है और आज जो है इसके समर्थन में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी 2 बजे तक जो है यहाँ पर बंद किए गए हैं और साथ ही जो ब्रह्म कपाल में जो पूजा वगैरह का जो कार्य होता है प्रतिदिन, तो जो पंडित समाज है वो भी जो है 2 बजे तक इन चीजों से परहेज करेगा और 2 बजे के बाद ही ये कार्य जो है बद्रीनाथ में शुरू किए जाएंगे। जी संजय हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। प्रदेश में जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो वहीं कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी पर धन बल का प्रयोग करके निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता डोईवाला उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजे ज्ञापन में कहा कि जिस तरह से पंचायत का कार्यकाल पूर्ण होने के बावजूद भी पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा जानबूझकर देरी की गई। वहीं उच्च न्यायालय नैनीताल के हस्तक्षेप के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन करते हुए 2 जगह नाम दर्ज होने वालों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। तो वहीं टिहरी में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सीता देवी का नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया। पंचायती चुनाव में जो बड़ी धांधली की गई उस सब की मांग को लेकर आज परवादून जिला कांग्रेस कमेटी, डोईवाला कांग्रेस कमेटी, सभी साथियों को लेकर हम डोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। जैसा आप सब जानते हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव रहा वो देरी से कराया गया। उसके पीछे भी एक सरकार की योजना रही कि जो लोग नगर पालिका चुनाव में पार्टिसिपेशन जिन लोगों का रहा, चुनाव में जो लोग चुनाव लड़े, उन लोगों को ही दोबारा पंचायत चुनाव में लड़ने का मौका दिया। एक व्यक्ति 2 चुनाव कैसे लड़ सकता है? दूसरा, एक व्यक्ति जिसका वोट नगर पालिका में भी है वही वोटर पंचायतों में भी था। तो ये सरकार की पूरी योजना थी। वोटर में धांधली की गई, वोटर लिस्ट में धांधली की गई। जिस तरीके से आप पूरे देश में देख रहे हैं, बिहार में या बेंगलोर का राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का भी मामला उठाया, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो आम जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उसने भरोसा दिलाया कांग्रेस पार्टी को। पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, यहाँ तक कि वार्ड सदस्य भी भारी संख्या में कांग्रेस विचारधारा के लोग जीत के आए। उत्तरकाशी में दूध गाड़ू मेला, जिसे मिल्क फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गांव के लोग अपने आराध्य देव नागराज और हुण देवता को दूध, दही और मक्खन चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। ये त्योहार क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी अपनी लोक वेशभूषा, तीज त्योहारों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के त्योहार की एक अलग ही पहचान है। ऐसा ही एक त्योहार है दूध गाड़ू मेला, मिल्क फेस्टिवल। उत्तरकाशी के धनारी और गमरी पट्टी में इसे मनाया जाता है। इस मेले में ग्रामीण अपने आराध्य देवों नागराज और हुण देवता को दूध, दही और मक्खन चढ़ाते हैं और उनसे अपने परिवार, खेती और पशुओं की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ये मेला एक पारंपरिक उत्सव है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। जी, आज ये मेला जो है गमरी पट्टी और धनारी पट्टी का जो ये मेला हुआ है, ये भगवान नागरजा और हुण देवता का ये जो है हर साल मनाया जाता है। एक गते भाद्रपद को मनाया जाता है। इसमें सारे दोनों पट्टी के लोग जो है अपनी खुशहाली के लिए जो है हर साल जो है यहाँ जो है दूध दही से जो है यहाँ पर जो देवताओं को नहलाते हैं। दूध गाड़ू मेले का मुख्य आकर्षण देवताओं का दुग्धाभिषेक है, जहाँ उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है।
ग्रामीणों का मानना है कि देवताओं के इस तरह अभिषेक कराने से वो प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। मेले में ग्रामीण अपनी स्थानीय उत्पादों जैसे चावल, फल, फूल भी देवताओं को चढ़ाते हैं। ये मेला क्षेत्र की खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक है। लोग कहते हैं कि प्राचीन त्योहार उस समय मनाया जाता है जब फसल अच्छी तरह से विकसित होती है और दूध देने वाले जानवर भी स्वस्थ होते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि पेड़ भी फलों से लदे होते हैं। समस्त धनारी क्षेत्र का यह एक पूजा का स्थल है। सेम नागरजा को पूछते हैं, वाम हस्ते धनारी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हम कि इस धनारी क्षेत्र को हम पूछते हैं। धनारी क्षेत्र में सेम नागरजा को पूछते हैं और हर वर्ष की भांति आज नहीं, ये कई वर्षों से चलता आ रहा है। जब हमारे पूर्वज यहाँ पे पशुपालक, भेड़ पालक जो रहते थे, वो हम एक दफे अपने वन देवता को पूजने के लिए और सेम नागरजा को पूजने के लिए यहाँ पे अपनी पुजाई देते थे। और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा बारिश और मौसम की वजह से थोड़ा खराब हुआ है मौसम जो भी है, और फिर भी उसका फर्क ना पड़ते हुए यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ जुटी है। और ये बटर फेस्टिवल, जिसको हम दुधगाड़ा या बटर फेस्टिवल या फिर अंडुड़ी के नाम से जाना जाता है, और हर वर्ष की भांति हम इस वर्ष भी अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसमें हमारे यहाँ पे देवता आए हैं, सेम नागरजा के निशान आए हैं, ढोल आए हैं, पुजारी आए हैं और सभी लोग धनारी क्षेत्र के 52 गाँव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस देवता की पूजा को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। इसका मकसद पहले से यही बनता आ रहा है कि पूरी धनारी क्षेत्र के और आसपास गमरी क्षेत्र है और रमोली क्षेत्र है, 3 पट्टियों के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं केवल एक चीज की वजह से कि मुख्य उद्देश्य है कि देवता हम लोगों के पूजाई की वजह से खुश हों और हमारी धन धान्य खुशहाली के लिए मनोकामना पूर्ण करें। धनारी और गमरी पट्टी के ग्रामीण देवताओं को दूध, दही और मक्खन से नहलाते हैं। आयोजन के बाद ग्रामीण अच्छे पकवान बनाकर इस उत्सव को बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाते हैं, जिसका मनोहर दृश्य देखते ही बनता है। दूध, दही और मक्खन की अनोखी पूजा के लिए ग्रामीण हर साल काफी उत्साहित रहते हैं और इस दिन का पूरे साल भर ग्रामीण इंतजार करते हैं। स्थानीय ग्रामीण चाहते हैं कि इस प्राचीन मेले को सरकार की सहायता से आगे बढ़ाया जाए। अगर सरकारी मदद मिले तो ये मेला बेहतर हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृति भी जिंदा रह सकती है। जी, ये जो मेला है गमरी पट्टी और धनारी पट्टी का सामूहिक एक मेला होता है जो नागराज देवता और हुण देवता के लिए सामूहिक रूप से साल में एक बार संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है। आज का ये मेला पूरे गमरी और धनारी पट्टी के लोगों का दोबारा से एक साथ मिलन का एक मौका भी रहा और सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से सम्मेलन जो था वो अच्छे से पूरा। उत्तरकाशी अपने मेले, त्योहारों और विभिन्न संस्कृति के लिए पहचानी जाती है। यहाँ खूबसूरत घाटियों के साथ खूबसूरत लोग और संस्कृति का भी वास है। बहुत सारे मेले और त्योहार ऐसे हैं जो अभी भी सरकार की नजर से दूर हैं। जरूरत है इस पौराणिक संस्कृति को संवारने और संरक्षित करने की। सरकार को चाहिए छोटे छोटे मेले, त्योहारों को चिन्हित कर इनका संरक्षण करे, जिससे हमारी पौराणिक संस्कृति जिंदा रह सके। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।